हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब। और आज मैं बताऊंगा आप सभी का जो प्रोजेक्ट रेल होने वाला है 3 अगस्त को, जो प्रोजेक्ट रेल टेस्ट होगा उसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिंदी का है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो 9 क्लास में ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप सभी का सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्यामा चरण दुबे की लेखों या रचनाओं में प्रायः लोग होते हैं। जो श्यामा चरण दुबे लिखता है कोई कविता या तो कहानी, उसके रचनाओं में प्रायः कौन से लोग होते हैं? पहला ऑप्शन है भारत के जनजातीय समाज, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण समुदाय, तीसरा ऑप्शन है ये और भी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। श्यामा चरण दुबे जो लेख लिखता है उसमें भारत के जनजातीय समाज होते हैं और ग्रामीण समुदाय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जाबिर हुसैन किस भाषा के अच्छे जानकार थे? जो जाबिर हुसैन था वो किस भाषा के अच्छे जानकार थे? पहले ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों भाषा के अच्छे जानकार थे जाबिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रसखान अगले जन्म में कहाँ बसना चाहते हैं? जो रसखान है वो अगले जन्म में कहाँ बसना चाहते हैं? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है कैलाश पर्वत पर, तीसरा ऑप्शन है काशी में, चौथा ऑप्शन है ब्रज भूमि में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भूमि में। नेक्स्ट है, और ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये सवैया कविता का है। इसका आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ चैप्टर उसका आप लोग कभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि मंथली टेस्ट में जो चैप्टर पूछेगा वो है सवैया, उपभोक्तावाद की संस्कृति, और 3-4 चैप्टर है। मैं व्हाट्सएप चैनल में बता दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ये चारों ऑप्शन में चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है रवि, दूसरा ऑप्शन है हिमकर, तीसरा ऑप्शन है शशि, चौथा ऑप्शन है राकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवि। रवि जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो वही हो गया पर्यायवाची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश काल में प्रायः कौन लोग जेल के कैदी होते थे? जो ब्रिटिश काल था उसमें प्रायः कौन से लोग जेल के कैदी होते थे? पहला ऑप्शन है स्वयं अंग्रेज लोग, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है बाहर के आक्रमणकारी, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज के हितैषी लोग, चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारी लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी लोग। मतलब क्रांतिकारी लोग वही हो गया जो देशभक्त होता है, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसा देशभक्त बहुत सारा है, वही क्रांतिकारी लोग थे। तो यही लोग ब्रिटिश काल में जेल के कैदी होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था? पहला ऑप्शन है पर्दा नसीम, दूसरा ऑप्शन है अनपढ़, तीसरा ऑप्शन है पारंपरिक और देशभक्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पर्दा नसीम मतलब हो गया मर्दों से छुपना, यही हो गया पर्दा नसीम। और इसका ये क्वेश्चन मैंने लाया इम्पोर्टेंट, दोनों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही है, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रही? शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रही? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है आरा, तीसरा ऑप्शन है छपरा, चौथा ऑप्शन है डालमिया नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डालमिया नगर। डालमिया नगर नामक कस्बे में रही। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखिका के नाना विलायत से वापस आने के बाद
कैसी जिंदगी बसर करने लगे, इसका नानी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग सब्जेक्टिव से क्लियर कर लीजिएगा तो आप लोग का आसान होगा। तो इसका उत्तर है, लेखिका के नाना विलायत से वापस आने के बाद विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि लेखिका के नाना विलायत से वापस आने के बाद किस रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो इससे नानी के रहन सहन पर कोई असर नहीं पड़ा, ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। तो जो उसके नानी था वो अपनी इच्छा आकांक्षा या पसंद या नापसंद इजहार अपने पति के सामने कभी नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेखक के अनुसार सुख की परिभाषा वर्तमान समय में कैसे बदल गई है। तो जो लेखक के अनुसार है वो सुख की परिभाषा वर्तमान समय में कैसे बदल गई है। तो इसका उत्तर है, सही मायने में सुख आत्मिक शांति तथा व्यक्ति के पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी में संतोषजनक जीवन व्यतीत करना है। जो सही मायने में सुख होता है वो आत्मिक शांति तथा व्यक्ति के पास जो संसाधन उपलब्ध है, मतलब जितना भी पैसा है उसी से संतोषजनक जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी संतोषजनक जिंदगी होगा और सुख तभी मिलेगा। परंतु आज का मनुष्य विभिन्न वस्तुओं के उपभोग को ही सुख मान बैठा है। इस प्रकार वर्तमान समय में सुख की परिभाषा ही बदल गई है। तो वर्तमान समय में सुख की परिभाषा ही बदल गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लोगों के अनुरोध करने पर लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखने से मना क्यों कर दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का मंथली टेस्ट में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग हेवला आद करके भी जाइएगा। इसका उत्तर है, क्योंकि फ्रीडा को यकीन था कि उनके पति को उनसे ज़्यादा उनके छत पर बैठने वाली गौरैया पक्षी जानती है। जो फ्रीडा है उसको यकीन था कि उसका पति, जो फ्रीडा का पति है, वो उनके छत पर बैठने वाली गौरैया, मतलब कोई पक्षी होगा, वो गौरैया उससे ज़्यादा जानती है। दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि फ्रीडा लोगों को यह बताना चाहती थी कि लॉरेंस कितना पक्षी प्रेमी था, मतलब लॉरेंस था वो बहुत पक्षी से प्रेम करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गोधन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, गोधन एक लोकगीत है जिसे कृष्ण मुरली बजाकर गाया करते थे। जो गोधन है वो एक लोकगीत है जिसे कृष्ण मुरली बजाकर गाया करते थे। नेक्स्ट है सेक्शन सी और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि को किस कारण कारागृह में जाना पड़ा और उसे वहाँ किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सभी को देखने को मिल सकता है मंथली टेस्ट के एग्जाम में। इसका उत्तर है, कवि एक स्वतंत्रता सेनानी था। जो कवि था वो स्वतंत्रता सेनानी था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य करके उसे जेल में जाना पड़ा, मतलब ब्रिटिश सरकार था उसके विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठाया होगा जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल में कवि को भूखे पेट रखकर उससे मोट खिंचवाया जा रहा है। तो कवि को भूखा रख दे रहा था जेल में और उससे मोट खिंचवाया जा रहा था, गिट्टियों पर काम कराया जा रहा था और कोल्हों को चलवाया जा रहा है। यही यातनाएं दी जा रही थी कवि को कारागृह में। नेक्स्ट है 11 का ही और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मंथली टेस्ट में देखने को मिल सकता है। कवि ने कोकिल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, कोकिल का स्वर कवि को बहुत प्रेरित कर रहा है। जो कोकिल मतलब वही कोयल हो गया, उसका स्वर कवि को बहुत प्रेरित कर रहा है। उसके स्वर देशभक्ति की भावना से सिक्त है। उसके स्वर में विद्रोह का बीज और आह्वान है।
इसलिए कवि कोकिल के स्वर को चमकीले गीत कह रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लेखक ने किन सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है। तो किन सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है, तो इसका उत्तर है लेखक ने निरंतर घट रहे सामाजिक संबंधों पर चिंता जताई है। भोगवाद की प्रवृत्ति समाज में जितनी बढ़ रही है, आपसी दूरियां उतनी ही बढ़ रही है। अलग अलग वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में भी अंतर बढ़ रहा है। तो यही सामाजिक संबंधों में चिंता जताई है लेखक ने। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।